हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हैदराबाद की डिटेल पढ़ी थी कि जो वहाँ का निज़ाम था वो नहीं चाहता था कि वो इंडिया का पार्ट बने, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। एंड फाइनली क्या हुआ कि उसने ना वहाँ पे एक जो रज़ाकार करके एक पैरामिलिट्री फोर्स थी उसको कॉल किया। उसको कॉल करने के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें मतलब बीच में एक इनिशिएट लिया और उन्होंने इंडियन आर्मी को उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भेजा। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, फाइनली लास्ट में जाके जो निज़ाम था वो फाइनली उस पोजीशन पे आया कि उसने फाइनली इंडिया का पार्ट होना एक्सेप्ट किया। अब नेक्स्ट जो था, जो एक और स्टेट था वो था मणिपुर। ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, महाराजा भोजचंद्र साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द अश्योरेंस टू बी मेंटेन द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर। मतलब जो इतने सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो सब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर रहे थे। तो जो बोधचंद्र जो थे वहाँ के किंग, उन्होंने भी उस चीज़ को साइन करने का बोला, पर उन्होंने एक अश्योरेंस चाहा इंडियन गवर्नमेंट से कि उनकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, मतलब जो उनका जो रूल है उसको एक उसको मतलब मेंटेन रहने दिया जाए, उसको उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर उसके बाद में क्या हुआ कि जो वहाँ की जो पब्लिक थी उसने किंग के ऊपर एक प्रेशर बनाया और वहाँ पर 1948 में जो इलेक्शंस हुए और वो इंडिया के फर्स्ट ऐसे इलेक्शन थे जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर हुए थे। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया के किस स्टेट में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, वो था मणिपुर में। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है ये हो गया। ये होने के बाद में जो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो वहाँ की जो कांग्रेस पार्टी थी, वो तो चाहती थी कि ये जो मणिपुर है वो कंप्लीट इंडिया के कंट्रोल में आना चाहिए। एंड जो बाकी है, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो बाकी जो पार्टीज़ थी वहाँ पे वो चाहती थी कि ये इसके कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए, मतलब इनका अपना एक होना चाहिए। मतलब कांग्रेस चाहती थी इंडिया में पूरी तरह मर्ज हो जावे, एंड जो अदर पार्टीज़ थी वो इस चीज़ को क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। एंड फाइनली 1948 के इसके बाद में इलेक्शंस के बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन तो हो ही गया था, पर उसके बाद में कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद में ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि ये कहाँ पे आना था, इनको इंडिया का ही रूल वहाँ पे होना था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो ये है कि चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, कर गई, मतलब ये सारी चीज़ें हो गई कि हैदराबाद ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कर दिया। उसके बाद में जो था, क्या कहते हैं उसको, हैदराबाद ने कर दिया था। हैदराबाद के बाद में हैदराबाद ने भी कर दिया, मणिपुर ने भी कर दिया। फाइनली ये एक यूनिटी पे आ गए। ठीक है, जूनागढ़ ने भी इसी तरह किया था। वहाँ पे देखा गया था कि जो पब्लिक थी वो चाहती थी कि ये क्या हो, कहीं ना कहीं ये मिक्स हो जावे, डिफरेंस नहीं रहे। मतलब वहाँ की पब्लिक चाहती थी कि ये किसका पार्ट हो जाए, इंडिया जो है इंडिया का पार्ट हो जाए, जबकि जो वहाँ का किंग था वो चाहता था कि इंडिया का पार्ट नहीं हो। पर फाइनली वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट कर ली थी। और मेन जो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया था, एंड स्पेशली इस साल जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही ऐड हुआ है कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया था। तो इन सब चीज़ों में इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी अच्छी रही है। इन्होंने नेगोशिएट किया था डिप्लोमेसी के थ्रू, ताकि ये जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सारे के सारे स्टेट्स क्या होने चाहिए, साथ में आ जाने चाहिए। अब था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, सारी प्रिंसली स्टेट्स सारी प्रिंसली स्टेट्स एक साथ आ गई। जो ब्रिटिश प्रोविंसेंसी थे वो भी इंडिया के पार्ट हो गए। पाकिस्तान अपना अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हो गया। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व, ये तो चलो ठीक है, बाहर का प्रॉब्लम था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। पर अब प्रॉब्लम ये थी इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स को, जो ब्रिटिश रूल वाले जो प्रोविंसेस थे उनको सबको इंडिया में ऐड तो कर लिया, पर अब उनमें भी बाउंड्रीज बनाना, स्टेट्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि जो 1920 का जो कांग्रेस का जो नागपुर का जो सेशन हुआ था उसके अंदर जो कांग्रेस थी उसने कमिट किया था कि ये जो स्टेट्स बनेंगे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनेंगे। लिंग्विस्टिक बेसिस मीन्स लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बने। पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में ये चीज़ थी, गवर्नमेंट का सोचना ये था अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पर इनका मतलब इनको
रीऑर्गेनाइज किया जाता है स्टेट्स को, तो कहीं ना कहीं यूनिटी क्या बनी रहेगी कंट्री में। ये एक मेजर वो थी, प्रॉब्लम थी कि अगर इस बेसिस पर अगर ये पार्ट करते तो ये चीज़ें चलेंगी क्या। इन द इनिशियल ईयर इट वॉज felt the linguistic states may foster separatism and create pressure on newly founded nation, but India considered democracy and federalism by making a favor of linguistic states only. State Reorganization Commission was appointed in 1953 central government to rearrange the boundaries of states. Its main recommendation were to organize state on language basis as well as the boundaries of state could reflect the linguistic aspect also. अब क्या हुआ था कि इसके अंदर बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो इस चीज़ के लिए मतलब डिमांड कर रहे थे कि ये जो होना चाहिए, मतलब ये जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इस मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही होना चाहिए। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर पब्लिक की डिमांड थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए, पर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम थी कि इससे कहीं एक कंट्री की यूनिटी जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जो एक एग्जांपल है जैसे मद्रास है, जो पुराना जो मद्रास था उसमें मोस्टली लोग क्या बोलते थे, तेलुगु बोलते थे। उसके जो उस टाइम का जो मद्रास था उसमें तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ये दोनों भी उसी में इंक्लूडेड थे। अब वहाँ के लोग चाहते थे कि ये बाउंड्री बननी चाहिए और ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर बननी चाहिए, और जो वहाँ पे जो तेलुगु बोलने वाले जो भी लोग थे वो चाहते थे कि उनका अपना क्या होना चाहिए, एक अलग स्टेट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए एक अलग जो था मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे कि मद्रास का अलग होना चाहिए एंड आंध्र प्रदेश का, मतलब ये भी पार्ट क्या होने चाहिए, अलग अलग हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके लिए कई जगह बहुत सारे वो हुए थे, मूवमेंट्स हुए थे, और मतलब वहाँ के जो पब्लिक थी उन्होंने मूवमेंट्स स्टार्ट किए थे। वहाँ पर कई के जो लिंग्विस्टिक जो मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो भी चाहते थे कि ये वाली चीज़ जो हो वो मतलब ऐसे हो जाए कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हो जाए, उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, फिर फाइनली डिसीजन ये हुआ कि 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई इस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनाया गया, ताकि ये जो स्टेट्स हैं ये कहीं ना कहीं मतलब स्टेट्स को बनाने के मामले में ये एक रिपोर्ट दे सके कि इन्हें जो स्टेट्स हैं वो बनाने कैसे हैं। नहीं तो ये प्रॉब्लम थी आखिर स्टेट्स बनाए कैसे। ठीक है, फाइनली इन्होंने लास्ट में जाके ये कहा कि ये जो होने चाहिए, जो भी बेसिस होने चाहिए वो सारे क्या होने चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर इस चीज़ को किया जा सकता है। ठीक है, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो अब ये था कि ठीक है लिंग्विस्टिक बेसिस पर ये इस चीज़ को कर तो रहे थे, पर इनके सामने ये प्रॉब्लम था कि अगर ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर इस काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ की जो वो है क्या कहते हैं उसको, यूनिटी है, वो अफेक्ट नहीं कर जाए। क्योंकि जो मेजर जो गोल था हमारे पार्टीशन के बाद का, जो मेजर गोल मतलब मेजर जो प्रॉब्लम थी वो यूनिटी ही थी, क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ रिलीजियस बेस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ थी, और उन डाइवर्सिटीज़ के चलते वैसे ही डाइवर्सिटीज़ थी, हिंदू मुस्लिम जो पार्टीशन हुआ था उसने ऑलरेडी उस जो यूनिटी वाला जो फील था, ब्रदरहुड वाला जो फील था उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया था। और फिर इन सब के चलते मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़, इतने सारे गैप्स के बाद में फिर गवर्नमेंट के सामने क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग चाहते थे कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है वो किसके बेसिस पर होना चाहिए, किसके बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए, ताकि वो लोग मतलब उनके जो एक तरह की लैंग्वेज बोलने वाले एक स्टेट का पार्ट हो जाए। अब ये सब तो हो गया, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की टेंशन गलत नहीं थी कि ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। अब था कि ठीक है ये चीज़ चल रही थी, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956 विच क्रिएटेड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। एंड इसके बाद में क्या हुआ, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन था जो बनाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो जो एक्ट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो 1956 में पास हुआ था। एंड फाइनली हमारे इंडिया में 14 स्टेट्स बने एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। ठीक है,
अब था लिंग्विस्टिक स्टेट एनहांस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। लिंग्विस्टिक मतलब जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे उसमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया, ताकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या हो सके, प्रॉब्लम नहीं हो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर अगर ये हो गया है तो कहीं ना कहीं जो यूनिटी है वो ख़त्म नहीं हो हमारे कंट्री की। नेक्स्ट था लिंग्विस्टिक स्टेट रिड्यूस सेपरेटाइज्ड एटीट्यूड बाय एक्सेप्टिंग द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं इस जो सेपरेट था उसको एक्सेप्ट किया था काफ़ी सारे रीजन्स में, कि ये लोग क्या मतलब काफ़ी सारे रीजन्स में इन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर होने चाहिए। पर ये प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग चाहते तो थे, पर इस हिसाब से अगर हर एक उसके अंदर अगर ये लोग करते कि हर उसकी स्टेट की बात मान ली जाती और वो कर लिया जाता कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग अलग स्टेट बना दिए जाते, तो भी एक प्रॉब्लम ये थी कि फिर उस हिसाब से बहुत सारे स्टेट्स बन जाते। अब प्रेजेंट में अगर हम देखे जाए तो हमारे मतलब 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद में भी हमारे इंडिया में काफ़ी सारे मतलब आगे जाके मतलब लैंग्वेज बेसिस पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर और भी पार्ट हुए हमारे इंडिया के, और इस तरह से प्रेजेंट में हमारे पास में नंबर ऑफ स्टेट्स भी काफ़ी सारे और यूनियन टेरिटरीज भी काफ़ी सारी हो गई हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर मतलब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको कंप्लीट यही चीज़ें पढ़नी थी। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था उसके अंदर ये था कि इसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना था कि हमने सबसे पहले इसके अंदर पढ़ा था 14 और 15 अगस्त मिडनाइट 1947 पर हमारे इंडिया जो था वो फ्री हुआ था, और फ्री होने के बाद में जो फर्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला स्पीच था जो वो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, वो मिडनाइट सेशन हुआ था। और मैंने उस टाइम बताया था कि 14 और 15 अगस्त मिडनाइट में हमारा जो कंट्री था वो आज़ाद हुआ था। तो पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, जबकि इंडिया जो है वो 15 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करता है। उसके बाद में इनके कुछ गोल्स थे जो कि इनके फाइनल थे कि इन लोगों को इस तरह से एक डेमोक्रेटिक और एक यूनाइट कंट्री चाहिए था। पर इनके सामने जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो 3 मेजर प्रॉब्लम थी, वो यूनिटी थी, डेवलपमेंट था एंड डेमोक्रेसी थी। क्योंकि यूनिटी में मेजर प्रॉब्लम था कि क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटीज़ बहुत थी, पार्टीशन की वजह से हिंदू मुस्लिम सिख जो थे उन सब के बीच में वैसे ही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, रायोट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। एंड जब पार्टीशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ किलिंग स्टार्ट हुई। मतलब इसमें बताया गया था 8 to 10 लाख पीपल्स को मार दिया गया था उस टाइम पीरियड में, और 80 लाख लोगों ने मतलब बॉर्डर क्रॉस किया था। कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे और कुछ ने पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए थे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर तो लिया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, पर उस डेमोक्रेसी को इम्प्लाई करना, इम्पोज करना कंट्री में, उस चीज़ को स्टार्ट करना भी एक टास्क था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है, जो ब्रिटिशर रूल्स के अंडर जो भी स्टेट्स थे वो तो चलो ठीक है इतना प्रॉब्लम नहीं कर रहे थे, पर कई जगह जहाँ पर भी जो किंग्स के रूल थे, मतलब इस तरह इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स बने हुए थे छोटे छोटे, तो वो स्टेट्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे थे। कई तो ये चाहते थे कि वो इंडिया का पार्ट तो बन जाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन तो कर लें, पर वो उनके जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करें। ठीक है, इसके बाद में इन लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ये लोग ना मतलब इन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम थी कि जो ब्रिटिश रूल के चलते इंडिया में ना बहुत सारे वो चल रहे थे कि इकोनॉमिकली इंडिया जो था वो बिल्कुल डाउनफॉल पर जा चुका था। इंडिया में रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे थे, इकोनॉमिकली उसे वो काफ़ी वीकर पोजीशन पर था। तो इकोनॉमिकली भी डेवलप होना था, मतलब डेवलपमेंट बहुत नीड हो गया था, डेमोक्रेसी लानी थी एंड यूनिटी लानी थी। ये 3 मेजर गोल्स थे। उसके बाद में जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में भी प्रॉब्लम ये थी कि जो पार्टीशन था जो 2 नेशन पॉलिसी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, उसमें था कि जो भी मेजोरिटी वाले जो एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान में आ जानी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी जो सिंगल बेल्ट था वो पाकिस्तान मतलब मुस्लिम मेजोरिटी का सिंगल बेल्ट था ही नहीं,
मतलब कोई भी बेल्ट ऐसा नहीं था जो पर्टिकुलरली मुस्लिम मेजोरिटी का और उसे पाकिस्तान को दे दिया जाए। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी जो उस टाइम पे फेस की जा रही थी। उसके बाद में जो पंजाब और बंगाल थे जो कि मतलब पाकिस्तान के पार्ट मतलब नियर बाय थे, तो उसमें प्रॉब्लम ये थी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिसमें क्लियर मेजोरिटी नहीं थी और कुछ में थी, तो ये प्रॉब्लम थी कि कहीं हिंदुओं की मेजोरिटी थी तो कहीं मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी। तो उसमें भी ये डिसाइड करना कि कितने स्टेट्स वहाँ जाए, उस स्टेट में से कितना पार्ट पाकिस्तान में जाएगा, कितना पार्ट इंडिया में आएगा, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम था कहीं ना कहीं पार्टीशन को लेके। फिर था माइनॉरिटीज़। चलो ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स के लिए तो इन्होंने एक वो बना दिए कंट्री की। वैसे हिंदुओं के लिए इंडिया को हिंदू कंट्री नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया जो होगा वो एक सेकुलर कंट्री होगा, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, सारे रिलीजन को वो इक्वली ट्रीटमेंट देगा, सारे रिलीजन उसके लिए इक्वल होंगे। ठीक है, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं था। ऐसा कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पर्टिकुलर अपना रिलीजन है। अगर हम अरब कंट्रीज़ में जाके जनरली अगर नोटिस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जनरली मुस्लिम कंट्रीज़ ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग मतलब वहाँ पे इसी एक रिलीजन को माना जाता है, वो सेकुलर स्टेट्स नहीं है। ठीक है, तो ये था कि इंडिया जो था वो पहले ही डिसाइडेड था कि इंडिया जो वो एक सेकुलर स्टेट बनेगा। तो ये प्रॉब्लम थी। अब ये दिक्कत थी कि जो पाकिस्तान में जो वैसे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये चीज़ कह दी थी कि माइनॉरिटीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वहाँ पे हिंदू रहना चाहते हैं और वो माइनॉरिटीज़ पर है, मतलब वो माइनॉरिटीज़ में है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो टेंपल जा सकते हैं, सिख है तो वो अपने गुरुद्वारे जा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं जब कम्युनल जोन्स बनने लगे, जब कम्युनल राइट्स होने लगे, तब क्या हुआ कि बिना सोचे समझे जहाँ पर भी जिस रिलीजन की मेजोरिटी होती, वो जो माइनॉरिटी में जो रिलीजन था उसको कहीं ना कहीं हार्म करने की पूरी कोशिश चल रही थी। उस टाइम पे बताया गया था कि अमृतसर, कोलकाता, यहाँ पर तो कम्युनल जोन्स तक बन गए थे कि जहाँ पर मुस्लिम है वहाँ पर हिंदू और सिख नहीं जा रहे थे, जहाँ हिंदू और सिख की मेजोरिटी है वहाँ पे मुस्लिम्स नहीं आ रहे थे, और लोग मतलब जान बचा रहे थे, क्योंकि वो लोगों को लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब कि अगर वो उनके जोन में जाते हैं, उनके एरिया में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें मार देंगे। तब मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, मूवी का बताया था हम लोगों ने कि गदर मूवी थी, उसमें हमने देखा था कि ऐसा ही हुआ था कि मतलब जो मुस्लिम थी, जो हीरोइन थी वो मुस्लिम थी उसके अंदर, और उसको मारने के लिए सिख लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें एक चीज़ कही थी कि इस किलिंग में ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी नहीं थी, ह्यूमैनिटी भी देखने को मिल रही थी, पर कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के एग्जांपल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इतने सारे राइट्स और इतनी सारी किलिंग के बीच में यहाँ पर पार्टीशन हुआ। पार्टीशन होने के बाद में प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिशर्स ने रूल मतलब जो फ्री किया था कंट्री को, वो इन पर था कि इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट हो जाएंगे इंडिया के। एंड थर्ड ये कंडीशन उन्होंने रखी थी कि जितने भी जो भी स्टेट्स हैं अब वो या तो इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे, और अगर वो चाहे तो फ्री रह सके। तो ये जो लास्ट का जो पॉइंट था कि अगर वो चाहे तो ना तो वो इंडिया में हो, ना ही पाकिस्तान, वो फ्री रह सकते हैं। इस एक पॉइंट ने कहीं ना कहीं यूनाइट इंडिया का जो ड्रीम था उसको एक उसमें ला दिया था, खतरे में लाके खड़ा कर दिया था कि ये ना हो कि यहाँ पर इंडिया जो है एक छोटा सा कंट्री इंडिया रह जाए, बाकी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज हो जाए। इमेजिन अगर सच में ऐसा होता कि हैदराबाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं करा, त्रावणकोर नहीं करता, एंड जूनागढ़ नहीं करता, जम्मू कश्मीर नहीं करता, तो सोचो कि कितने छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते इधर कंट्रीज़ के। ऐसा नहीं होता कि इंडिया एक बड़ा सा कंट्री नहीं रहता, बहुत छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हुई। फिर फाइनली जो स्टेट्स को मिलाने में जो एक मेजर रोल प्ले किया, जिसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी इन सब चीज़ों के चलते इंडिया में बहुत सारे जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबको उन सब से सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइन कराया और उन्हें किसका पार्ट बनाया, इंडिया का पार्ट बनाया, और इंडिया में मतलब इंडिया में ज्वाइन कराया। उसके बाद में जो चार जो मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे, या जिनको इंडिया में इंडिया का पार्ट बनाने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, वो थी जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड मणिपुर।
ये चार ऐसे थे जिनके चलते प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई थी। फिर फाइनली हैदराबाद का निज़ाम था, उस वहाँ पर तो इंडियन आर्मी ने इंटरप्ट किया और फाइनली हैदराबाद को इसमें मिलाया। और जो ये था मणिपुर में क्या हुआ था कि मणिपुर में फाइनली वो हुए थे, जो वहाँ के सिटीज़न थे उनके प्रेशर में आके वहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग वहाँ पर इलेक्शंस हुए और फाइनली वो वहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल हुआ। वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन तो मणिपुर ने साइन कर दिया था, पर वो नहीं चाहता था कि उनकी जो ऑटोनॉमी है मतलब उनका जो सिस्टम है उसको प्रॉब्लम किया जाए, दैट्स वाई। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट जो प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री प्रॉब्लम फेस कर रहा था, गवर्नमेंट जो फेस कर रही थी वो ये थी कि इसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए स्टेट्स का, क्योंकि जो 1920 का जो नागपुर सेशन जो था, अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके अंदर क्या हुआ था कि कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि जो स्टेट्स बनेंगे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनेंगे। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर अगर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये डर था कि हमारी जो यूनिटी है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग सकता हो सकता है हमारी यूनिटी फिनिश हो जाए। इसके चलते काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी और फिर फाइनली एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में फॉर्म हुई थी। ठीक है, ये चैप्टर हम यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।